नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे है और आज हम लोग थोड़ी स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेंगे, अंकों की बात कर लेंगे। आज मैं एक ऐसे चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी ये होती जाएगी कि कुछ स्टेट में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन बीजेपी वहां क्यों इतनी एग्रेसिव रहती है। बीजेपी वहां जाके, अमित शाह साहब जाते हैं, बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाती है कुछ कुछ स्टेट में इलेक्शन जीतने के लिए। देखिए, पहला एक सवाल ये अगर आप समझ लेंगे तो बाकी चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। अगर देश में कोई संविधान में संशोधन करना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, तो आपको पार्लियामेंट से पास कराने के बाद आधे राज्यों से, मतलब आज देश में 28 राज्य हैं, उसमें से आपको मिनिमम आधे राज्यों से वो अमेंडमेंट को रेटिफाई कराना होगा। रेटिफाई मतलब वहां से भी पास कराना होगा। तो अब रह गए हैं 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 राज्य की मैं बात कर रहा हूं, तो अभी तक जम्मू कश्मीर भी एक राज्य हुआ करता था, तो 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब वो 28 रह गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो में बांट के जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। तो अब एक चीज ये समझ लीजिए कि ये अहम है कि बीजेपी का अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, वो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अब धीरे धीरे आप अगर देखिए तो बीजेपी के कुछ एजेंडा थे, कुछ एजेंडा बहुत लिखित एजेंडा थे, कुछ एजेंडा लिखे हुए तो थे लेकिन आम पब्लिक ने ना उसको पढ़ा ना उसको समझा था। 2014 में जो जनरल परसेप्शन था वो ये था कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, मोदी जी आ रहे हैं, भ्रष्टाचार हटाएंगे, काला धन वापस लाएंगे और देश में एक अमन चैन रहेगा और लोगों की तरक्की होगी, लोगों के पास वेल्थ बढ़ेगी। भ्रष्टाचार तो नहीं हटा। उसी तरह से 2019 में एक बड़ा स्लोगन आया, वो बालाकोट पुलवामा को लेके कि भाई देश बचाना है, देश बचाना है, इसलिए आपने ये सब कर दिया। अब मैं दोनों की बात करता हूं। जब 2014 हुआ जिसमें भ्रष्टाचार हटा के, काला धन ला के आपको देश के में समृद्धि लाने की बात थी, आपने उस समय देश में नोटबंदी करके और गलत ढंग से जीएसटी का इंप्लीमेंट करके आपने देश में बजाय समृद्धि लाने के देश में गरीबी और महंगाई और बेरोजगारी, ये सब पे आपने उस पे मार की। वो एक अलग विषय है जिसमें हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। 2019 में आपने जब कहा कि राष्ट्र की बात और घर में घुस के मारेंगे और इस पे आप इलेक्शन जीत के आए जब 2019 का, उसके बाद जब कश्मीर में आपने इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उसी समय जब चीन ने आपकी सीमा में घुसा, आपने कहा कि नहीं, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। लेकिन अब करीब करीब ये साफ होता जा रहा है कि चीन ने हमारी सीमा का अतिक्रमण किया है। अब वो हम कितना किया है कितना नहीं किया, वो मैटर ऑफ डिबेट हो सकता है। तो दोनों फ्रंट पे जो आपके मुख्य चुनाव के वो थे, वो उससे आप अलग रहे हैं और लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ गया है। लेकिन लोगों ने वोट क्यों दिया आपको? लोगों ने, मुझे जो मेरी समझ है, उसका एक बड़ा कारण वोट देने का था। जैसे आपने कहा ना कि राम मंदिर बनना एक बड़ा कारण था लोगों को वोट देने का। राम मंदिर का तो भाई वो हो गया, और जैसा 2024 जनवरी में राम मंदिर बन जाएगा। इसके अलावा जो आपके एजेंडे हैं, वो एजेंडे हिडन, आप भले ही कहते हो कि वो लिखे थे, लेकिन वो मोर और लेस टॉकिंग पॉइंट नहीं थे। आपने कभी टॉकिंग पॉइंट नहीं था। आपने कोई ना 2014 ना 2019 का इलेक्शन इस बात पे लड़ा था, केवल इस बात पे कि 370 हम हटाएंगे। आपने 2014 या 2019 का इलेक्शन केवल इस बात पे नहीं लड़ा था कि CNRC करके हम जो एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं उनके साथ क्या करेंगे। मैं ये बात कह रहा हूं कि आपने उसको लिख रखा है नीचे। वो आम आदमी ने उस पर वोट नहीं दिया था। आम आदमी ने 2014 में आपको भ्रष्टाचार और काला धन समाप्त करने के लिए और 2019 में राष्ट्र के लिए आपको वोट दिया था। तो अब आप ये सब चेंज कर रहे हैं। अब आप नया चीज लेके आ रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब आपको ये समझ में आता है कि अगर अब आपको जो भी करना है उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में परिवर्तन करना है, कुछ चेंज करना है। अब संविधान में अगर आपको चेंज करना है तो कम से कम पार्लियामेंट में तो आपकी मेजॉरिटी होनी ही होनी चाहिए, जो अब है आपकी। राज्यसभा में आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। साथ में 28 स्टेट हैं, 50% ऑफ द स्टेट में, कम से कम 14 स्टेट में आपको उस संशोधन को पास कराना होगा या रेटिफाई कराना होगा। मैं
इस रेफरेंस के साथ अब आप लोगों से एक दूसरी बात कर रहा हूं कि ये छोटी स्टेट में क्यों जाते हैं, इतना क्यों करते हैं। 8 ऐसी स्टेट हैं, जब मैं छोटी स्टेट बोल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एमपी बोल रहा हूं, उनकी उससे नहीं, मतलब जो पॉलिटिकल पावर की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। 1 या 2 एमपी देने वाली स्टेट, इस तरह की जो स्टेट हैं वो देश में 8 स्टेट हैं। अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। टेबल ए में आप देख रहे हैं कि कहां कहां पे बीजेपी की सरकार है, कुल लोकसभा की सीट हर स्टेट में कितनी है और उसमें से बीजेपी की कितनी सीटें हैं। तो अरुणाचल में बीजेपी की सरकार है, 2 लोकसभा सीटें दोनों बीजेपी के पास। गोवा में बीजेपी की सरकार, 2 लोकसभा की सीटें 1 बीजेपी के पास। मणिपुर में बीजेपी की सरकार, 2 लोकसभा की सीटें 1 बीजेपी के पास। मेघालय में कोलिएशन गवर्नमेंट है। कोलिएशन गवर्नमेंट जब मैं बोल रहा हूं, बीजेपी की कुल 2 सीट हैं, लेकिन वो जो रूलिंग कोलिएशन है उसका पार्टनर है। 2 लोकसभा सीट बीजेपी के पास कोई भी नहीं। मिजोरम में जो मिजो नेशनल फ्रंट है एमएनएफ, उसकी एलआई आप सेंटर में है, सेंटर में वो आपका एलआई है, वहां आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोर और लेस आप एक पेज पे हैं। वहां पे 1 लोकसभा की सीट आपके पास कोई नहीं। नागालैंड में आप कोलिएशन में है, वो नागालैंड में लास्ट में बताऊंगा क्योंकि नागालैंड का थोड़ा समझना आपको आसान हो जाएगा। नागालैंड में कोलिएशन में है 1 सीट, उसमें आप बीजेपी की कोई सीट नहीं, मतलब लोकसभा की 1 सीट। सिक्किम में जो सरकार है वो न्यूट्रल है, वो जो सेंटर में रहेगा वो उसके साथ रहती है। कल के दिन यूपीए क्या आ जाएगा, यूपीए के साथ रहेगा। कल के दिन कम्युनिस्ट क्या आ जाएगा, कम्युनिस्ट के साथ रहेगा। जो भी वो इस तरह का सिक्किम में है। वहां पे भी 1 लोकसभा की सीट वो बीजेपी के पास नहीं। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, 2 लोकसभा की सीट दोनों बीजेपी के पास। कुल इन 8 राज्यों में 13 लोकसभा की सीट है, जिसमें से 6 बीजेपी के पास है। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इन 13, अगर आप देखिए 8 राज्य 13 लोकसभा की सीट, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन बार बार जाना, वहां मेहनत करना, उसका जो मुख्य कारण मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह से 14 स्टेट को अपने पास रखना है। अब मैं आपसे कहूंगा कि जरा टेबल बी पे आ जाइए। एक टेबल बी मैंने बनाई है, इसमें देश के जो 28 राज्य हैं उसमें किस राज्य में किसकी सरकार है ये मैंने दिखाया है। अब आप जब इसको देख रहे हैं तो बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में, 11 राज्यों में। ऑपोजिशन की सरकार कितने राज्यों में है, 9 राज्यों में। एनडीए की सरकार, जिसमें दोनों लोग मिलकर, अगर एक भी हट जाए, एक भी उसका कोलिशन पार्टनर हट जाए तो अकेले सरकार नहीं बना सकते हैं। एनडीए की सरकार हरियाणा और महाराष्ट्र 2 स्टेट में है। फिर आ जाइए कोलिएशन में वहां बोल रहा हूं जहां एनडीए नहीं है। जैसे मेघालय, आपकी कुल 2 सीटें हैं, आपको 10% वोट मिले थे स्टेट असेंबली इलेक्शन में, और यहां पे आपने मेघालय में आप लेकिन सरकार के पार्टनर हैं। मिजोरम में एमएनएफ के आप सरकार में पार्टनर, लेकिन एमएनएफ आपके साथ है सेंट्रल गवर्नमेंट में। नागालैंड में मैंने फिर कहा आप कोलिशन पार्टनर हैं, आपकी 12 सीटें और 15% वोट आए थे। न्यूट्रल स्टेट्स जो हैं, जो मैंने इसमें लिख रखा है, वो मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब लोग अपने हिसाब से जो सेंटर में रहता है उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज और उसके पक्ष या विपक्ष में खड़े होते हैं। अब मैं एक और आपको चीज बताना चाहूंगा कि 2023 में, 2022 में तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इलेक्शन है, ये दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। 2023 में 5 ऐसे इलेक्शन हैं जो बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल है स्टेट गवर्नमेंट। मेघालय कोलिशन गवर्नमेंट है, आज मतलब दो आपके एमएलए हैं, आप वहां कोलिशन पार्टनर हैं, तो वो आपके लिए अहम है कि कम से कम आप कोलिशन पार्टनर बने रहें। नागालैंड में आपके 12 एमएलए हैं, आप कोलिशन पार्टनर हैं, वहां आपके लिए अहम है कि बने रहे। ये सब 2023 में इलेक्शन होने। त्रिपुरा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बीजेपी की सरकार है, आपके लिए अहम है कि आप अपनी सरकार बनाएं। मिजोरम में एमएनएफ जो है वो आपका एलआई है इन सेंटर में, तो अब वहां अभी जो नया हो रहा है, वहां पे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग सारी सीट पे लड़ेंगे और हम लोग मेजॉरिटी बना के आएंगे, इत्यादि इत्यादि। कर्नाटक में इस समय सरकार तो आपकी है, लेकिन आपका अंतर्द्वंद, और इधर जनता दल एस और कांग्रेस में एक नए तरह की जागृति आना या उनमें उत्साह आना से ऐसा लगता है कि वहां पे भी फाइट टफ रहेगी। अब जरा मैं ये चीज आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जैसा मैंने आपको बताया, अगर 14 स्टेट आपके साथ नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत आसान नहीं होगा। न्यूट्रल जो है वो भी हो सकता है अपनी पोजीशन ले ले। आज जिसको कहते हैं ना आंख बंद करके बीजेपी की 11 जगह सरकारें हैं और एनडीए की 2 हैं,
तो 11, 2, 13 और 3 जगह मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में आपकी कोलिशन है। तो 16 जगह आप में क्या है, आप थोड़ा कंफर्टेबल हैं। लेकिन इसमें से कौन किसके साथ जाएगा नहीं जाएगा, ये अभी थोड़ा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई ऐसा आता है जिसमें इन राज्यों का भी कहीं ना कहीं हित अहित हो, तो वो कैसे बिहेव करेंगे ये अभी जरा पता कहना थोड़ा मुश्किल होगा। जरा मैं नागालैंड की बात भी आपको बता दूं। नागालैंड की बात इसलिए बता दूं कि नागालैंड में कुल 60 सीटें हैं। जब इलेक्शन हुआ तो एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। एनडीपीपी के 18 लोग जीत के आए, बीजेपी के 12 लोग जीत के आए, 30 आपके पास हुए। और इसके अलावा बाद में एनडीपीपी में 2 लोग एनपीपी के और एक व्यक्ति जेडीयू का, एक एमएलए, ये लोग मर्ज कर गए, दे मर्ज विद एनडीपीपी। तो एनडीपीपी की जो 18 की स्ट्रेंथ थी वो अब 21 की हो गई है, बीजेपी की 12 की स्ट्रेंथ है। लेकिन जो वहां सरकार बनी है वो विचित्र है। चीफ मिनिस्टर एनडीपीपी का, चीफ मिनिस्टर को लेके कुल मिनिस्टर 4, बीजेपी के 6 मंत्री, एमएलए कम लेकिन मंत्री 6, इंडिपेंडेंट 1 मंत्री। और ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि टोटल वहां 12 का मंत्रालय है, उसमें से जो बड़ी पार्टी है एनडीपीपी उसके 4 मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टरशिप उसके पास है। जो छोटी पार्टी बीजेपी है उसके पास 6 मंत्री हैं। ये मतलब किसी भी कोलिशन के लिए बहुत अच्छा वो नहीं है, क्योंकि भाई हर जगह मंत्री बनना चाहते हैं, उनकी पार्टी में भी लोग मंत्री बनना चाहते होंगे। जनरली मंत्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है कि जिसकी जितनी स्ट्रेंथ उतने मंत्री। लेकिन यहाँ पे बीजेपी ने जो भी आर्म ट्विस्टिंग करके या बेटर बार्गेनिंग करके ज़्यादा मंत्रियों के पद अपने यहाँ ले लिए हैं। अब वो नागालैंड में कैसे होगा ये देखने वाले। दूसरा एक नया डेवलपमेंट है कि नागालैंड में जो दोनों फैक्शन थे वो फैक्शन अब एक साथ हो गए हैं और वो एक जॉइंट फ्रंट बना के अब सेंटर से उन लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत आराम वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि वो जो दोनों फैक्शन जो आपस में लड़ते थे नागालैंड में वो अब एक हो गए हैं। मैं खत्म करूं उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये समझाने की, इसमें जो मैंने बताने की कोशिश की है कि जो एक जनरल बीजेपी का रहता है ना कि पूरे देश में रूल कर रहे हैं, पूरे देश में रूल कर रहे हैं, बीजेपी अपने दम पे 28 में से 11 जगह सरकार बनाई है जहां पे बीजेपी की सरकार है, और 2 जगह जो एनडीए की सरकार है जिसमें हरियाणा और महाराष्ट्र की हम बात बार बार करते हैं, ये दोनों जगह मैंडेट, महाराष्ट्र में अगर आप कह सकते हैं मैंडेट बीजेपी और शिवसेना को मिला था, तो हरियाणा में सर्टेनली मैंडेट बीजेपी को नहीं मिला था। उसके अगेंस्ट वोट हुआ था लेकिन बाद में जोड़ तोड़ करके हुआ। तो चीज़ें अभी भी सेटल नहीं हैं, चीज़ें अभी ऐसी नहीं है कि 50% से ज़्यादा लोग स्टेट में बीजेपी की सरकार हो। परसेप्शन ऐसा बन गया है। आने वाले समय में ये जो असेंबली इलेक्शन है ये अहम है, और ये अहम केवल उस असेंबली के लिए नहीं है, ये अहम इसलिए भी ज़रूरी है कि इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है उसमें क्या इतनी ताकत बीजेपी के पास आ जाएगी कि वो जैसे चाहेगी वैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की स्थिति में रहेगी, या अगर उसको 14 की वो फिगर नहीं मिलती है, 14 स्टेट में वो जैसे चाहे वैसे पास नहीं करा पाएगी, तो थोड़ा उसके ऊपर रोक तो ज़रूर रहेगी। थैंक यू सो मच।